हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार फिर से आप सभी का बीपीएससी विद्यापीठ में स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैं आपके समक्ष प्रतिदिन उपयोगी सामग्रियों को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ और अभी हमारा राष्ट्रपति का सीरीज चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं 4 टॉपिक को बड़ी गहराई से पढ़ाऊँगा, जहाँ प्रश्न बहुत सारे आते हैं और जिनको पढ़ने के बाद संविधान के बहुत सारी व्यवस्थाओं की जानकारी मिल जाती है। बच्चे परिचित हो जाते हैं संविधान की अवधारणा से कि भारत के संविधान की अवधारणाएं क्या है। तो ऐसा ही एक एवरग्रीन टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भारत के राष्ट्रपति का परिचय, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, जिसमें सबसे प्रमुख जो पक्ष है या तकनीकी पक्ष है, जहाँ से प्रश्न काफ़ी जटिल पूछे जाते हैं, जिनको ट्विस्ट किया जाता है, वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और ऐसा ही 2 प्रश्न हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर आगे के टॉपिक में आते हैं। और देखिए, एक प्रश्न है सामान्य प्रकृति का, जो दरोगा एसएससी वगैरह के लेवल का क्वेश्चन है, और एक है बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्न में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का या निर्वाचक मंडल का तो सदस्य है, परंतु महाभियोग गण का नहीं, इम्पीचमेंट जो लगता है उसके मेंबर नहीं है। तो समझना है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन से सदस्य निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, ये तो आप पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और आगे चल के 70वें संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। अब राष्ट्रपति के महाभियोग की जब बात आती है और राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव जब पारित होता है, तो जैसा कि आपने पढ़ा है, संसद के दोनों सदनों में, तो इसे साफ स्पष्ट है कि संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं। और जब हमने आपको पढ़ाया था तो सीधे जब हमने निर्वाचन को बताया था तो आपको बता दिया था कि लोकसभा और राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जब हमने महाभियोग के बारे में पढ़ाया था तो आपको सहज बता दिया था कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। आप इसी पर प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न पूछता है कि निम्न में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो सदस्य है, परंतु महाभियोग गण का नहीं। तो लोकसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेता है, अर्थात निर्वाचन गण का सदस्य है, और महाभियोग में भी भाग लेता है, तो महाभियोग गण का भी सदस्य है। तो ये आंसर नहीं होगा। राज्यसभा राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भी सदस्य है और महाभियोग में भी भाग लेता है, तो यह भी नहीं होगा। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग तो लेता है, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता है। और विधान परिषद की बात करें तो यह ना तो निर्वाचन में भाग लेता है और ना ही महाभियोग में भाग लेता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह कौन सदन है जो निर्वाचक गण का सदस्य है, अर्थात निर्वाचन में भाग लेता है परंतु महाभियोग में नहीं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा, क्योंकि लोकसभा निर्वाचन महाभियोग दोनों में भाग लेता है, राज्यसभा दोनों में भाग लेता है, यह दोनों में से किसी में भाग नहीं लेता है। और विधानसभा निर्वाचक गण का तो सदस्य है परंतु महाभियोग गण का नहीं। तो जितना आपको पढ़ाया गया है उसको थोड़ा सा गौर से आप देखें तो सारा सवाल आपका बन जाएगा। इसीलिए बच्चे रिक्वायर कर रहे थे, कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर कुछ तकनीकी प्रकृति के प्रश्न को बताइए, तो सोचा कि आज एक आध प्रश्न आपको बता दूं। अब ये बीपीएससी टाइप का बीपीएससी मॉडल का क्वेश्चन है ये, और बीपीएससी में बड़ी प्रमुखता से पूछे जाने वाला प्रश्न है। और देखिए, और ये जनरल का जैसे दरोगा एसएससी वगैरह के लिए है। अब ये कहता है कि निम्न पर विचार कीजिए। पहला, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तीसरा, दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
उपर्युक्त में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का सदस्य नहीं है? प्रश्न पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का सदस्य नहीं है, परंतु महाभियोग गण का है। ये पूछ रहा है कि निर्वाचक गण का है लेकिन महाभियोग गण का नहीं है। यह पूछ रहा है कि निर्वाचक गण का नहीं है लेकिन महाभियोग गण का है। अर्थात आपको चुनना है कि वह कौन है जो निर्वाचन में भाग नहीं लेता लेकिन महाभियोग में भाग लेता है। इसमें आपने क्या चुना कि वह कौन है जो निर्वाचन में भाग लेता है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि वह कौन है जो निर्वाचन में भाग नहीं लेता परंतु महाभियोग में भाग लेता है। अब जैसे देखिए कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये निर्वाचक गण में भाग लेते हैं, लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा है जैसे ये वैसे निर्वाचक गण क्या कहता है? निर्वाचक गण का सदस्य नहीं है, मतलब निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। ये निर्वाचन में भाग लेता है तो ये छट गया। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तो आपने पढ़ा है कि राज्यसभा में जो दो प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत, उनमें से राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। लेकिन संविधान की चालाकी या तकनीकी पक्ष को देखिए कि संविधान दिखता है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग नहीं लेंगे लेकिन महाभियोग में भाग लेंगे। तो राज्यसभा का जो मनोनीत सदस्य है यह निर्वाचन में तो भाग नहीं लेता है परंतु महाभियोग में भाग लेता है। इसलिए एक तो ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये निर्वाचन में ही भाग लेता है। क्वेश्चन करा है कि निर्वाचन में भाग नहीं लेता है लेकिन महाभियोग में भाग लेता है, या तो निर्वाचन में भाग लेता है तो छट गया, यह निर्वाचन में भाग नहीं लेता लेकिन महाभियोग में भाग लेता है। तो प्रश्न के अनुसार एक यह होगा। और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो निर्वाचन में भाग लेता है, महाभियोग में तो भाग लेता है नहीं। तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि वह कौन है जो निर्वाचन में भाग नहीं लेता लेकिन महाभियोग में भाग लेता है। तो जितने भी ऑप्शन हैं उनमें केवल राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं जो निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा केवल 2। तो आपने जितना पढ़ा है उतना ही शिक्षा प्रश्न आपका बनेगा। तब शर्त है कि आप इसको गौर से गंभीरता से, क्योंकि हमारा जो वीडियो है हम जान रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमको कहते भी है, बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारा अनुभव है। कई जनरेशन आए, पढ़ के गए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अस्थायी होती हैं। तो हम लोग अब लगभग स्थापित शिक्षक है, बहुत सारे शिक्षक आते हैं 5 साल 6 साल पढ़ाए अपना मार्केट से चलते बने, बहुत सारा कोचिंग खोलता है, बंद होते रहता है। लेकिन आपको जब तक बच्चों को क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कीजिएगा टिक नहीं सकते। और हमारे जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने वाले, वो दिस दैट जो हंसी मजाक वाला कोचिंग आजकल चलता है उस प्रकार के हमारे बच्चे नहीं होते हैं। वैसे बच्चे होते हैं जिनको श्योर जॉब में जाना है, तो उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना होगा। अब आपका सारा सवाल बनेगा। और अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अब आपको हम पावर्स एंड फंक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। तो राष्ट्रपति के पावर्स एंड फंक्शंस को देखें। और आपको भी, आपके सामने भी किसी प्रकार की समस्या हो और लगे कि ये प्रश्न हमसे नहीं बन रहा है, आप आसानी से पूछ सकते हैं, आप क्वेरी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मेरा चैनल है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में तो है ही, आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में लिख करके, मैं सहजता से उत्तर देता रहूँगा। अब देखिए राष्ट्रपति के पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो राष्ट्रपति के पावर्स फंक्शंस को कुछ खास बिंदुओं में देखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अधिकारी है। तो राष्ट्रपति के पावर्स में आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स जिसको कहते हैं हम लोग कार्यपालिका अधिकार, कार्यपालिका अधिकार। और राष्ट्रपति के कार्यपालिका अधिकार के संदर्भ में आप
दो आर्टिकल को तो जरूर याद रखें, जिनमें एक है आर्टिकल 53 और एक है आर्टिकल 77। आर्टिकल 53 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा, यानी यह यूनियन का एग्जीक्यूटिव हेड होगा और संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। अर्थात अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान अधिकारी बनाता है और संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति इसी को सुपुर्द कर देता है। और अनुच्छेद 77 कहता है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान अधिकारी है, इसीलिए संघ सरकार या केंद्र सरकार या भारत सरकार के सभी कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति के कार्यपालिका अधिकार में दो आर्टिकल हमेशा याद रखें। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका का प्रधान बनाता है और अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के सभी कार्यपालिका कार्य, सभी एग्जीक्यूटिव एक्शन राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। इनके अलावा आप याद रखें राष्ट्रपति के कार्यपालिका अधिकार में कि राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका अधिकार के तहत केंद्र के सभी प्रमुख कार्यपालक, केंद्र के सभी प्रमुख कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों, अटॉर्नी जनरल, CAG, ये आपको लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एंड अनदर मेंबर्स, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अनदर इलेक्शन कमिश्नर, तो ये सब कार्यपालक अधिकारी है केंद्र सरकार के। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि कार्यपालक अधिकारी है, तो ये राष्ट्रपति के कार्यपालिका अधिकार में आता है। इनके अलावा एक और कार्यपालिका अधिकारी याद रखें राष्ट्रपति का कि संविधान लिखता है कि यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करने का आदेश राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दे सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है और किसी एक मंत्री के कार्य के लिए पूरा मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। इसीलिए किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद पर त्यागपत्र देने के लिए दबाव डाला जाता है। तो संविधान लिखता है कि यदि किसी मंत्री ने प्रशासन के संदर्भ में कोई निर्णय ले लिया है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने कार्यपालिका अधिकार के तहत यह आदेश दे सकता है कि आप मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखिए। राष्ट्रपति के कार्यपालिका अधिकार में 3 याद रखें। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका का प्रधान अधिकारी बनाता है। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के सभी कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका अधिकार के तहत केंद्र के सभी प्रमुख कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री इसके सलाह पर अन्य मंत्रियों, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, CAG, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये राष्ट्रपति का कार्यपालिका अधिकार है। इसके बाद आप राष्ट्रपति के विधायिका अधिकार या विधायी अधिकार, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार को याद रखें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चा लोग लेजिस्लेटिव पावर्स।
और राष्ट्रपति की विधायी का अधिकार के संदर्भ में कुछ खास आर्टिकल को याद रखना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल हम बोर्ड पर बता दें उसको जरूर याद रखेगा। जैसे एक आप याद रखिए आर्टिकल 80, एक याद रखिए आर्टिकल 85, एक याद रखिए आर्टिकल 87, एक याद रखिए आर्टिकल 108 और एक याद रखिए आर्टिकल 123। और बहुत आसान है। अब इसमें आर्टिकल 80, 85, 87, 108 एंड 123 एक क्रम में है, लेकिन समझने के लिए सबसे पहले हम आपको यहाँ से समझाते हैं। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह केंद्रीय विधायिका, और अब हम लोग जान चुके हैं कि केंद्रीय विधायिका का मतलब संसद होता है, जिसके बारे में आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे विधायिका में। तो संविधान का अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह केंद्रीय विधायिका के सत्र, केंद्रीय विधायिका में 2 सदन है और इसका सत्र होता है, सेशन होता है, ठीक है, सत्र सेशन। तो संविधान लिखता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद के सत्र को बुला सकता है, सत्र को स्थगित कर सकता है और केंद्रीय विधायिका के निम्न सदन अर्थात लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। अब ये क्यों है ऐसा, ये संसद में पढ़ेंगे, आपको बता दिया गया है। लेकिन अभी आप समझें कि अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह केंद्रीय संसद यानी केंद्रीय विधायिका के सत्र को बुलाएगा, सत्र को स्थगित करेगा और केंद्रीय विधायिका के निम्न सदन अर्थात लोकसभा को भंग कर देगा। तो यह जो राष्ट्रपति का अधिकार है, यह विधायिका को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार है। तो कहाँ जाएगा, विधायी अधिकार में जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 87 कहता है, अनुच्छेद 87 में लिखा हुआ है संसद के संबोधन, एड्रेस, संबोधन का अधिकार। इसको बच्चे ठीक से नहीं समझ पाते हैं। संसद के संबोधन का अधिकार देखिए क्या है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। और अपना जो आर्टिकल 79 है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 है, वो लिखता है कि केंद्रीय संसद के 3 अंग होंगे। There will be 3 organs of the Union Parliament: the President, the House of Commons, Lok Sabha, and the House of States, Rajya Sabha। और संसद के 2 सदन होंगे, हाउसेज 2 होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और ऑर्गन 3 होंगे, प्रेसिडेंट। और यह पार्लियामेंट का केंद्रीय विधायिका का पहला ऑर्गन है ना। और देखिए कि हमारा संविधान लिखता है कि संसद को संबोधित करने का अधिकार, तो संसद शब्द का प्रयोग जैसे किया गया, इसका मतलब है कि दोनों सदन। तो जब संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है स्टार्ट करने के लिए, जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे, संसद का वर्ष में 2 बार सत्र अनिवार्य है, सब संसद में पढ़ाएंगे हम आपको। लेकिन अभी समझे संक्षेप में कि संसद का सत्र वर्ष में 2 बार अनिवार्य होता है और सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति। और जब सत्र को बुलाता है, दोनों सदनों को एक साथ बैठा करके अपनी बात कहता है, अपना संबोधन कहता है, क्योंकि यह संसद का तो प्रथम अंग है और सरकार का मुखिया भी है ना। इसी को कहते हैं कि राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है या संसद में अभिभाषण देता है, दोनों एक ही बात होती है। तो संविधान लिखता है 2 कंडीशन में संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति एक बार बैठा करके जो एड्रेस करता है, अपनी बात कहता है, उसी को कहते हैं संसद को संबोधित करने का अधिकार। और यह लिखा हुआ अनुच्छेद 87 में। और यह लिखता है कि राष्ट्रपति 2 स्थिति में अनिवार्य रूप से संसद के दोनों सदनों को बैठा करके या संसद के दोनों सदनों को बैठा करके संयुक्त सत्र को संबोधित करेगा। और पहला कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद, जो सामान्यतः 5 वर्ष बाद आम चुनाव होता है, हालांकि बीच में भी आम चुनाव हो सकते हैं, तो या तो 5 वर्ष के बाद आम चुनाव हो या बीच में आम चुनाव हो, कभी भी आम चुनाव के बाद जो पहली बार संसद का सत्र शुरू होगा, तो प्रथम आम चुनाव के बाद
वेरी सॉरी, आम चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र होगा उसको अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति संबोधित करेगा। और जैसा कि हमने आपको कहा है कि वर्ष में 2 बार संसद का सत्र अनिवार्य है, तो वर्ष का जो पहला सत्र होगा उसको भी राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। तो संसद के संबोधन का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 87 में दिया गया है। और अनुच्छेद 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट करेगा, कर सकता है, नहीं करेगा। और ये 12 व्यक्ति समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, देश के प्रतिष्ठित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, कला, विज्ञान, सामुदायिक सेवा, इन सब के क्षेत्र में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं वैसे व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ऐसा अनुच्छेद 80 कहता है, क्योंकि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है। और इसके बाद है अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 बड़ी सहज है। और अनुच्छेद 108 कहता है संसद की संयुक्त बैठक, इसको कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग। संयुक्त सत्र अलग है। राष्ट्रपति वर्ष के आरंभ में या निर्वाचन के बाद पहले बैठक में सभी को एक साथ बैठा के अपनी बात कहता है, यह हुआ संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सेशन। और संयुक्त बैठक का मतलब क्योंकि सत्र के बाद तो दोनों सदन अपना अलग अलग बैठ के काम करता है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों सदन में किसी विधेयक को लेकर के विवाद हो जाए, गतिरोध हो जाए, एक सदन पास करे, दूसरा पास ना करे, तब क्या हो? तो संविधान लिखता है अनुच्छेद 108 में कि धन विधेयक और संशोधन विधेयक को छोड़कर, हैर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि धन विधेयक और संशोधन विधेयक को छोड़कर, अर्थात इन दोनों विधेयक पर अगर दोनों सदनों में विवाद हो जाए तो संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं होगा। वैसे सबसे प्रमुखता से धन विधेयक के बारे में ही प्रश्न आते हैं। तो धन विधेयक और संशोधन विधेयक को छोड़कर अगर अन्य किसी भी विधेयक पर, जैसे साधारण विधेयक या बहुत सारे विधेयक होते हैं, तो धन विधेयक और संशोधन विधेयक को छोड़कर अगर अन्य किसी भी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो गया हो, विरोध हो गया हो, अर्थात एक ने पास किया एक ने पास नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति दोनों को एक साथ बैठाता है, यानी दोनों के ज्वाइंट सीटिंग को बुलाता है। और जब दोनों अलग अलग बैठता है तो दोनों सदन का अपना अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर अलग अलग होता है जो अध्यक्षता करता है। लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको चेयरमैन होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो जब दोनों अलग अलग बैठता है तो दोनों को प्रिजाइड ओवर करने वाला अधिकारी अलग अलग है, लेकिन जब दोनों एक साथ बैठेगा तो हु विल प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जब दोनों सदन एक साथ बैठेगा, ज्वाइंट सिटिंग होगा, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और ज्वाइंट सिटिंग में उस विधेयक पर मतदान होगा और मतदान में साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाएगा कि इसको पास किया जाए न किया जाए। तो संक्षेप में समझें, संविधान का अनुच्छेद 108 कहता है कि यदि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा और इसमें कोई भी निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाएगा। ये अनुच्छेद 108 कहता है। और अनुच्छेद 123 जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान बड़ा ही संतुलित है और हर परिस्थिति से निपटने की व्यवस्था की गई है इसमें। अब जैसे देखिए कि आप अभी चर्चा हुई है कि संसद की बैठक सत्र 2 बार होता है, तो मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरंत कोई कानून बनाना अनिवार्य हो 2 दिन में, 1 दिन में, तो ये संभव नहीं होगा राष्ट्रपति के लिए कि वो संसद के सत्र को बुला के और बैठा करके कानून बनवा लें, क्योंकि कानून संसद द्वारा बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। तब क्या होगा ऐसी परिस्थिति में?
तो संविधान निर्माता बड़े दूरदर्शी थे, हर पक्ष पर इन्होंने ध्यान रखा और इसके लिए इन्होंने व्यवस्था किया। और इसी की व्यवस्था अनुच्छेद 123 में है। और अनुच्छेद 123 का शीर्षक है आपको अध्यादेश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, ठीक है। और देखिए गौर से सुनिए क्या कहता है। ये कहता है कि यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और देश में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरंत कोई कानून बनाना अनिवार्य हो, तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा थ्रू ऑर्डिनेंस किसी भी कानून का निर्माण कर सकता है। और इस कानून की भी वही मान्यता होगी जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है। लेकिन शर्त यह है कि जिस दिन संसद का सत्र शुरू हो जाए उसके 6 सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित कर दिया जाना चाहिए, तभी यह कानून आगे चलेगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप समझिए कि राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा कानून कब बना? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था तब तो राष्ट्रपति कानून बना दिया, और जब संसद का सत्र आरंभ हो गया तो दोनों सदनों की सहमति अनिवार्य है 6 सप्ताह के भीतर। यह हमेशा याद रखें। अब थोड़ा गौर कीजिए तो वास्तव में विधायिका है और विधायिका का तीनों अंग मिलकर ही कोई कानून बनाएगा। अब देखिए कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो किसी विधेयक को पहले ये दोनों सदन पास करता है और बाद में राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं, कानून बन जाता है। और जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है अध्यादेश के तहत पहले राष्ट्रपति जी कानून बना देते हैं, और जब संसद का सत्र शुरू होता है तो बाद में दोनों सदनों की सहमति ले ली जाती है। तो किसी भी कंडीशन में कानून बनेगा तो हमेशा याद रखिए कि यह संसद के दोनों सदनों संसद के तीनों अंगों की सहमति से ही बनेगा। तो विधायी अधिकार में इतना याद रखें, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत करता है। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र को बुलाता है, स्थगित करता है और संसद के निम्न सदन लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 87 के तहत यह संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। अनुच्छेद 108 के तहत किसी भी विधेयक पर विवाद हो जाने में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। और अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश द्वारा कानून का निर्माण करता है। ये राष्ट्रपति के विधायी अधिकार है। अब राष्ट्रपति के वित्तीय अधिकार को ध्यान में रखें तो राष्ट्रपति का जो वित्तीय अधिकार है राष्ट्रपति का जो वित्तीय अधिकार है, वित्तीय अधिकार जिसको कहते हैं फाइनेंशियल पावर्स, इसमें 3 अनुच्छेद को याद रखें। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 282। बस अब देखिए अनुच्छेद 112 में उल्लिखित है वार्षिक वित्तीय विवरणी, जिसको हम लोग कहते हैं बजट। तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरणी शब्द का उल्लेख है, एनुअल फाइनेंशियल एनालिसिस टर्म का उल्लेख है। और अनुच्छेद 112 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष संसद के समक्ष सरकार के वार्षिक आय व्यय का विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरणी, सरकार के आय व्यय के विवरण को प्रस्तुत किया जाएगा। अतः यही अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि देश के बजट को प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यहाँ कई बच्चे गलती कर देते हैं, वो व्यवहार में हमेशा देखते हैं कि बजट को प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री, लेकिन ध्यान रखें बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है लेकिन प्रस्तुत करने का अधिकार उसे है नहीं। प्रस्तुत करने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति को देता है। अब यहाँ बच्चों में कभी कभी जिज्ञासा आती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि राष्ट्रपति को जब अधिकार दिया गया है तो फिर वित्त मंत्री क्यों करता है?
तो देखिए क्या है, संविधान का अनुच्छेद 53 को जो आपने पढ़ा है वो अभी तक आधा ही पढ़ा है। संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान अधिकारी होगा और अपने कार्यपालिका अधिकार का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने सहयोगियों से करवाएगा। तो जितने भी अधिकार दिए गए हैं उनका उपयोग अपने सहयोगियों से करवाने की अनुमति संविधान राष्ट्रपति को देता है। इसे राष्ट्रपति अपना सब काम विभिन्न सहयोगी, सभी मंत्री इसके सहयोगी होते हैं, तो वित्त मंत्री से करवाता है। लेकिन जब यह प्रश्न है कि बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो हमेशा आंसर आपको देना होगा राष्ट्रपति ही, क्योंकि अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है। अनुच्छेद 117 कहता है कि आप सभी जानते हैं धन विधेयक, मनी बिल। तो मनी बिल का एक स्पेशल प्रोसेस होता है, कभी शॉर्ट में आपको पढ़ा देंगे। और मनी बिल के संबंध में संविधान लिखता है अनुच्छेद 117 में कि मनी बिल को, धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा और वह भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। बहुत कम ही ऐसे विधेयक हैं जिनको संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, जिनमें एक धन विधेयक है। तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति ली जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 117 कहता है। और इसे रुपया पैसा वाला मामला है तो वित्तीय अधिकार में आएगा। और राष्ट्रपति अपने वित्तीय अधिकार के तहत 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है प्रति 5 वर्ष पश्चात, जो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे की अनुशंसा करता है। माने केंद्र और राज्य के बीच कुछ ऐसे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वसूले जाते हैं जिनमें राज्य को हिस्सेदारी दी जाती है। तो उस हिस्सेदारी का या फिर इकोनॉमिकल ग्रांट भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है। तो चाहे वो टैक्स में हिस्सेदारी दे, चाहे इकोनॉमिकल ग्रांट दे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा ये डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस पावर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है। और वित्त आयोग केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व या शुद्ध आगमों, नेट इनपुट या इनकम के बंटवारे की अनुशंसा करता है। और एक और चीज याद रखें, आगे पढ़ेंगे कि सरकार के 2 कोष होते हैं, 2 फंड होते हैं मेन, जिसमें एक होता है संचित निधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग कंसोलिडेटेड फंड, और एक होता है आकस्मिक निधि, जिसको कहते हैं इमरजेंसी फंड या कॉन्टीजेंसी फंड। तो संविधान लिखता है कि आकस्मिक निधि से धन निकालने की अनुमति राष्ट्रपति से ही दी जाएगी, अर्थात आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन निकलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति अपने वित्तीय अधिकार के तहत प्रतिवर्ष संसद के समक्ष बजट को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 117 के तहत धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष पश्चात करता है और राष्ट्रपति की अनुमति से ही आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड या कॉन्टीजेंसी फंड से धन निकाले जा सकते हैं। और एक और अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम आपको पढ़ाते हैं, वो है आपको राष्ट्रपति का न्यायिक अधिकार। राष्ट्रपति का न्यायिक अधिकार, जुडिशियल पावर्स, न्यायिक अधिकार। अब देखिए कि राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार में 2 आर्टिकल याद रखेंगे, एक आर्टिकल 72 और एक आर्टिकल आपको याद रखना होगा 143। लेकिन इससे पहले एक चीज याद रखें कि राष्ट्रपति अपने न्यायिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट करता
अब यहाँ बच्चों के दिमाग में गलती होती है, वो हाई कोर्ट को स्टेट का समझ लेता है और समझता है कि गवर्नर अपॉइंट करता है लोग। प्रेसिडेंट अपने जुडिशियल पावर्स के तहत सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। इसके बाद प्रेसिडेंट अपने जुडिशियल पावर्स के तहत आर्टिकल 72 के तहत जो है यह केंद्रीय कार्यपालिका कानून, केंद्रीय कार्यपालिका कानून का मतलब होता है बच्चा लोग, केंद्रीय कार्यपालिका कानून का मतलब वह कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया है, केंद्र सरकार की विधायिका ने बनाया है और जिसको केंद्र सरकार की कार्यपालिका चलाती है, अर्थात संघ सूची सेंट्रल लिस्ट और समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल का पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसी को कहते हैं केंद्रीय कार्यपालिका कानून। तो केंद्रीय कार्यपालिका कानून के तहत दंडित, अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने केंद्रीय कार्यपालिका कानून का उल्लंघन किया है और उसको दंड मिल गया है, तो केंद्रीय कार्यपालिका कानून के तहत दंडित किसी भी व्यक्ति के दंड को राष्ट्रपति कम कर सकता है। अगर 10 वर्ष की सजा है तो 5 वर्ष कर सकता है। दंड को दूसरे दंड में बदल सकता है। अगर सश्रम कारावास मिला है तो सामान्य कारावास दे सकता है या दंड को क्षमा भी कर सकता है। और मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति सामान्य न्यायालय के अलावे सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के दंड में भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो राष्ट्रपति अपने न्यायिक अधिकार के तहत केंद्रीय कार्यपालिका कानून के तहत दंडित किसी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, दंड को दूसरे दंड में बदल सकता है, दंड को क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड को भी क्षमा करने का अधिकार है और सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित किसी व्यक्ति के दंड को कम दंड में हस्तक्षेप करके उसको कम करने या क्षमा करने का अधिकार है। इसके बाद राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार में आर्टिकल 143 याद रखें और 143 कहता है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाएंगे लेकिन अभी इतना समझिए कि आर्टिकल 143 कहता है कि यदि देश में कोई जटिल कानूनी मुद्दा उत्पन्न हो गया हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 का सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह मांगेगा। और ऐसे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट न तो कानूनी सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति दिए गए सलाह को मानने के लिए बात है। मैंने दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। इनके बारे में आखिर कौन सा जटिल कानूनी मुद्दा होता है जिस पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, इस तकनीकी बात है। इसके बारे में जुडिशियरी में पढ़ेंगे। आपको बता दिया गया है कि 4 टॉपिक को बहुत गहराई में पढ़ाएंगे। मूल अधिकार पढ़ा दिया, राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं, संसद पढ़ाएंगे, विधायिका और न्यायपालिका, तो वहाँ बताएंगे कि वह कौन सा कंडीशन है। लेकिन अभी आप संक्षेप में समझें कि राष्ट्रपति अपने न्यायिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। अपने न्यायिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 72 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका कानून द्वारा दंडित किसी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, दंड को दूसरे दंड में बदल सकता है अथवा दंड को क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में भी हस्तक्षेप कर सकता है और किसी जटिल कानूनी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। ऐसे मामले में न तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। और अब एक वीडियो और बनेगा क्योंकि इसको गहराई से पढ़ना है और एक वीडियो अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जिसमें राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार और वीटो अधिकार को पढ़ाएंगे। तब तक धन्यवाद।